गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दो लेक्चर हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया है, तो मेरे को जहाँ तक करवाना था आपको करा दिए हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग जितना क्वेश्चन कर सको, क्योंकि आपके सबके पास क्वेश्चन बैंक आ चुका है। तो क्वेश्चन बैंक है तो उससे बनाइए, क्योंकि आपको उसमें जो क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से मिलेंगे, वही कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन मेथड जो है मतलब फॉर्मेट सब चेंज रहेगा। ठीक है, चलो। तो आज की शुरुआत हम लोग फिर क्वेश्चन से करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारा दो छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है। एक है मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत छोटा सा है, और दूसरा ये चीज़ कि आपको मैंने अभी तक बताया नहीं है कि हम लोगों ने क्रोमियम और कॉपर के केस में जो है क्या किए थे कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिए थे, किससे, एस से डी में। आखिर ऐसा क्यों किया था, तो हमने बताया था आपको कि ये हाफ फील्ड फुल फील्ड की वजह से ऐसा होता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो सबसेल होते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये चीज़ तो हम बताया था, लेकिन इसका रीज़न क्या है ये हमें आपको नहीं बताए थे। और इन दोनों जैसे केस आपको जब 40 के ऊपर जाओगे तो और भी मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ तक हम लोग गए ही नहीं हैं। आप लोग कोशिश करोगे कि एक बार करीब 90 या 95 एटॉमिक नंबर का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लेना। मैं आज कोशिश करूँगा कि आज को होमवर्क के तौर पे वही दूंगा। चलो आते हैं, मिलाते हैं क्वेश्चन से। मिलो, पहले आप ट्राई करोगे तो करो। तो ओके, आइए मिलाते हैं। देखो कहा क्या रहा है कि डिफरेंस बिटवीन n+1th एंड nth बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम वो किसके बराबर है, उसी के n-nth बोर रेडियस के। ठीक है, तो बताइए n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा, क्या होगा। तो आपको क्या करना है, देखो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अभी तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, इसके बाद फिर पीरियोडिक, तो उसमें तो न्यूमेरिकल इसी स्टेप के सब आएंगे, थोड़ा छोटा सा। लेकिन जब फिर आप अब जो भी बड़ा आने वाला था वो हम लोग का आ चुका था पहले ही, आपको जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़े थे उधर, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन सब आएगा। ठीक है, तो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन की कोशिश करो, न्यूमेरिकल जब भी आए तो फॉर्मेट उसमें कुछ ना कुछ उसका रीड होता है, उसको निकालने की कोशिश करो। तो इसका रीड क्या है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो चीज़ का रीड, एक कापी क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन किसके, n+1th एंड nth बोर रेडियस का, यानी रेडियस लेना है हमें किसका, जब n+1 nth हो और r nth हो, ये किसके डिफरेंस का जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होगा, r रेडियस ही होगा, लेकिन वहाँ पे जो होगा n-1 nth होगा। ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार हो गया। अब हमें रेडियस का फार्मूला लेना होगा, वो कैसे, तो हम लोग जानते हैं r nth का फार्मूला जानते हैं, जब बोर मॉडल पढ़ा था तो पहला फार्मूला आया था, याद है कुछ, 0.529 इंटू n²। तो वहाँ पर वो किसके लिए था, यही 0.529 इंटू n² बाई जेड यूनिट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जब rnth जब निकाले थे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, 0.529 n² बाई जेड। जब यहाँ पे nth है तो यहाँ पे n है, यहाँ पे जब nth है तो यहाँ पे n है, तो जब यहाँ पे nth की जगह पे यहाँ पे अगर n+1 आ जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, 0.529। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, जब यहाँ nth है तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे जब n+1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ n+1 का स्क्वायर बाई जेड। क्लियर। इसी तरीके से जब r n-1 nth है तब फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो तो 0.529, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1 बाई जेड। यही है हमारा। अब आपको देखो रेडियस का फार्मूला तैयार हो गया। अब इन वैल्यू को हम लोग इसमें रखेंगे, आइए रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो तो rn+1 है, यानी ये फार्मूला है 0.529 इंटू n+1 का स्क्वायर बाई जेड। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर है ना। तो यहाँ पर देखो तो किसके लिए बात कर रहा है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा था। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 1, इसलिए यहाँ पे हो गया 1 माइनस
529 इंटू एन स्क्वायर बाई 1 बराबर, हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे में 0.529 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर बाई 1 होगा। अब यही चीज़ को हम लोग इस फॉर्मेट में रख दिया। अब यहाँ से देखो कट जा रहा है क्या क्या, ये वैल्यू यहाँ से कट गया, इधर क्या बच गया n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर n माइनस का 1 का स्क्वायर, यही है। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ का हुआ माइनस n स्क्वायर, फिर इसको तोड़ो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। देखो तो कटा क्या, ये यहाँ से कट गया। अब क्या बच गया इधर, इधर हो गया 1 प्लस 2n, और उधर से इसके लेके आ जाओ तो क्या हो गया -1 और प्लस 2n बराबर क्या आ गया n स्क्वायर। तो देखो तो कुछ कट रहा है, हाँ। अब यहाँ से 1 से 1 खत्म, बच क्या गया इधर 2n कितना हो गया 4n बराबर n स्क्वायर। तो अब ये एक n से एक n कट गया, तो देखो तो n बराबर कितना आ गया 4 आ गया। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। ओके चलो, अब एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट, इसको कैसे निकालेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आसान भी है, पूछता भी बराबर है। इसका आपको जब डी एंड ए ब्लॉक पढ़ोगे एलिमेंट इनऑर्गेनिक में, तो वहाँ डी ब्लॉक से मैक्सिमम क्वेश्चन यही आता है म्यू के बारे में, यानी मैग्नेटिक मोमेंट। ये है क्या, इसको कैसे निकालोगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, इसको क्या कहते हैं म्यू, ठीक है, मू नहीं म्यू नहीं होता है, म्यू होता है, म्यू MEU म्यू, ठीक है। तो म्यू जो है निकालते कैसे हैं, स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 2, ठीक है, और इसका यूनिट होता है BM। यहाँ पर BM क्या है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला हो गया, क्या है स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 2। अब यहाँ पे n क्या है, हेयर n क्या है, n है आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। अभी कैलकुलेट करने के बाद अगर इफ म्यू का वैल्यू अगर आपको 0 आया या फिर म्यू का वैल्यू 0 नहीं आया, दो बात हो सकती है, या तो 0 आएगा या फिर 0 नहीं आएगा। अगर 0 आया तो देन वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, आप लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे, डायमैग्नेटिक का मतलब होता है वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करोगे तो वहां पर क्या होगा, ये रिपेल करेगा, कैसा स्ट्रांगली नहीं, वीकली, हल्का करेगा। वहीं अगर म्यू का वैल्यू 0 नहीं है देन ये शो करेगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जिस तरह से ये वीकली रिपेल्ड करता है उसी तरीके से ये क्या करेगा, वीकली अट्रैक्ट करेगा। कौन, पैरामैग्नेटिक क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट करेगा, जबकि ये वीकली रिपेल करेगा। तो ये हो गया आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला, म्यू बराबर स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जल्दी से नोट करो, इस पर क्वेश्चन करते हैं। हो गया, आइए एक क्वेश्चन लिखोगे, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, क्वेश्चन है कैलकुलेट द
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe+2 एंड Chromium+1। आपको दो चीज़ का आपको मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालना है, Fe+2 और Chromium+1। कैसे निकालोगे? तो अभी अभी हमने फार्मूला निकाला है, लिखा है कि म्यू बराबर स्क्वायर रूट n इंटू n+2 यूनिट बोर मैग्नेट्रॉन। लेकिन यहाँ पे n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। हमें पहले क्या करना पड़ेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पता ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले हम किसमें निकालेंगे? Fe+2 की हम अगर बात करें तो Fe+2 का आपको क्या करना है? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? इसका पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। देखो आ गया ना, तो लिखो। कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। पहले हम लोग क्या करेंगे? इस पर कोई चार्ज नहीं है वैसे मान के लिखेंगे। तो 3p के बाद क्या होगा? कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 3d में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? 4s में जाएगा। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बचा कितना? 6। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो 20 हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 26 यहाँ छठा 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो ये किसके लिए है? आयरन के लिए। लेकिन हमारे पास तो Fe+2 है, मतलब हमें इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो हम लोग कहाँ से निकालेंगे? बाहरी सेल। तो बाहरी सेल कौन है यहाँ पे? 4s2। यहाँ हो गया। अब हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या पता करनी है। तो इस समय तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या? देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर्ड हो गया। दोनों ये भी पेयर्ड, ये भी 6 है पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, यानी इसी में हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, तो डी सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है? 3d6। ऑर्बिटल की संख्या 5 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे किसके अकॉर्डिंग? हून्स रूल के। कैसे? पहले सिंगल 1 1 1 1 1। कितना हो गया? 5। और भी एक इलेक्ट्रॉन है वो। अब क्या होगा? बचा हुआ है। तब अब हम क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। तब यहाँ पर देखो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी नजर आ रही है? 1 2 3 एंड 4। तो यानी यहाँ पे आपको n का वैल्यू क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है। तब यहाँ से आपका म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? √4 इंटू 4+2 क्या हो गया? देखो तो 4 2 6 गुने 4 24 √24 बोर मैग्नेट्रॉन। ये हो गया आपका आंसर। कर लोगे? इसी तरीके से फिर तुमको आपको क्या करना है? क्रोमियम का करना है। कर लोगे? चलो जल्दी से नोट कर लो। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है। चल अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वेनेडियम आयन is 1.73 bm बोर मैग्नेट्रॉन। कैलकुलेट x। आपको इस x का वैल्यू निकालना है। चलो निकालो तो। ट्राई करो जल्दी से। चलो कर लिए होगे। आइए मिलाते हैं। क्या रहा है? हमें इस x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी वेनेडियम के ऊपर कितना चार्ज है वो निकालना है। तो कैसे निकालोगे? आइए, तो हमारे पास जो है मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया है कितना? 1.73। देखो ये दिया है ना। हाँ, और हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं? स्क्वायर रूट n इंटू n+2 होगा। अच्छा ये देखो तो 1.73, या तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो तो अपने आप क्या हो जाएगा? स्क्वायर कर दो तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। या एक तरीका और भी है, 1.73 जो है ये किसका वैल्यू होता है? √3 का होता है ना। तो बराबर √3
n इंटू एन प्लस 2। अब दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर कर दो। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, इधर देखो तो इधर बच जाएगा 3 और इधर क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 2। अब थोड़ा सॉल्व करो इसको, तो 3 बराबर इसको अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n, n स्क्वायर प्लस 2n। अब इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से अब हमें n का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस n माइनस 3 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया था, उसको ऐसे तोड़ते हैं, आप लोग को तो आता होगा ना। तो आप छोड़ो, n कॉमन ले लो तो n प्लस 3, फिर माइनस 1 कॉमन ले लो तो n प्लस 3 बराबर 0। देखो हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास निकल के क्या आ गया n माइनस 1 और n प्लस 3 बराबर 0। तो इस तरह से देखो तो n प्लस 3 बराबर 0 मतलब n का वैल्यू क्या हो गया माइनस 3। माइनस 3 होगा, n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ माइनस 3 आ रहा तो ये तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा n माइनस 1 बराबर 0, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 1। अब आपको n का वैल्यू 1 आ गया और आपको 100% है कि ऑप्शन में 1 भी दिखा रहेगा और मैक्सिमम स्टूडेंट n का वैल्यू 1 आकर मार के चले जाएंगे, क्योंकि वो आपको लग रहा है कि हमने x का वैल्यू निकाल लिया, लेकिन वैसा नहीं है। वो जो n है वो क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आपसे वो नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। तो वेनाडियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम 21, टिटानियम 22, वेनाडियम 23। तो हम लोग कंडेंस फॉर्म में अगर हम लिखे इसको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आर्गन तो होगा, साथ ही साथ 3d होगा और 4s। तो पहले कहाँ जाएगा 4s2 में जाएगा और बचा कितना 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 3d3 में। तो ये हो गया वेनाडियम का। ठीक है, हमें n का वैल्यू कितना आया है 1, यानी अब देखो तो यहाँ पर हमारे साथ जो कंडीशन है कुछ इस टाइप की कंडीशन है। d का वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 4s का है, तो d में कितना है 1 2 3 और 4s में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। हमें n का वैल्यू 1 चाहिए, कितना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर देखो तो कितना नजर आ रहा है 1 2 3, यहाँ पे कितना है 3 अनपेयर्ड है, लेकिन हमें तो निकाल के जो ये वैल्यू आया था 1.73 जब आया है, ये तब आया है जब n का वैल्यू कितना है 1 है। तो 1 आने का मतलब ये है कि इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ये 1 हमें आएगा, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा सोचो, ये 2 निकला होगा पहले और उसके बाद फिर ये 2 निकला, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बोलो। यहाँ से क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब हमें कितना निकलना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वेनाडियम पे चार्ज कितना आएगा +4, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 4। समझ में आया, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था ये। यानी आपसे जनरली क्या होगा n का वैल्यू 1 निकालोगे और आंसर मार दोगे, लेकिन नहीं, वो उसने वो नहीं पूछा था आपसे पूछा था कि वेनाडियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, वो तो आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो चार्ज जब हमें अभी जो है हमें कितना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल, तो ऐसे अगर हम इस पर जब न्यूट्रल लेते हैं वेनाडियम तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन हमें जो आया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 1 आ रहा है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो कितना निकला होगा, तो पहले तो ये दोनों नहीं निकला होगा ना, पहले कहाँ से निकलता है वैलेंस सेल से, तो वैलेंस सेल में कितना है पहले 4s2, इसके बाद फिर उसके अंदर वाले में से निकलता है, तो यहाँ से 2 और निकलेंगे तभी ना 1 बचेगा, अगर 1 निकलेगा तो 2 बच जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना 1,
तो 2 यहाँ से निकला और 2 यहाँ से निकला, 4 इलेक्ट्रॉन निकला। इसके लिए इसका मतलब वेनाडियम पे चार्ज कितना होगा, +4 होगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। तो क्रोमियम का आप लोग निकाल लेना, मैं कुछ और होमवर्क दे देता हूँ इससे, मैग्नेटिक मोमेंट से। ओके, चलो तो 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसे ट्राई करना, ट्राई करके मैं बताना। बस यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसलिए खाली ये बताना है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये क्या है, कोबाल्ट है, मैग्नीज कोबाल्ट आयरन। ठीक है, चलो तो ये दोनों सॉल्व करके हमें बताना। एक तो आपको दिए ही हुए हैं क्रोमियम +1 का निकालने के लिए, तो इसको सॉल्व कर लेना। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ अब बच गया लास्ट, इसमें हमें स्टेबिलिटी बताना है। हेडिंग डालोगे काउज, हेडिंग डालो काउज ऑफ स्टेबिलिटी, काउज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सब सेल या फिर सब ऑर्बिट, यानी आखिर हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब सेल स्टेबल क्यों होता है। इसका 2 रीजन है। पहला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। ये 2 रीज़न है जो आपको बताता है कि आखिर हाफ फील्ड या फुल फील्ड सब सेल क्यों स्टेबल होता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं दोनों को। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है, जस्ट लाइक इसको समझने का समझिए कि जैसे हमारा बॉडी है, तो हम अपने बॉडी को अगर 2 पार्ट में बांटे तो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो हम लोग क्या कहलाते हैं, बायलेटरल सिमेट्री कहलाते हैं। क्यों, अगर उसी में एक का एक पैर हट जाए तो क्या होगा, वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। एक ऐसे ठोक दोगे वो गिर जाएगा बेचारा, है ना। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें एक तरफ क्या होगा, उसको आप उस कंडीशन में अगर तुम 2 पार्ट में बांटोगे तो एक तरफ एक चीज़ कम आने वाला है, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो यही मतलब है यहाँ पे कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये स्टेबिलिटी को बताता है। और ऐसा पाया गया कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं, सबसेल होते हैं, वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। पहला तो लिखोगे सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। सिमेट्री किसको बताता है, स्टेबिलिटी को। एंड half filled, and it is found that half filled and full filled subcell आर सिमेट्रिकल। क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ओके, तो ये तो कुछ ज़्यादा खास नहीं था। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 2 भाई है एक फैमिली में, अगर सब प्रॉपर्टी का बंटवारा इक्वली नहीं होगा तो क्या होगा, झगड़ा होगा। आगे इक्वली बंटवारा कर दो तो शांति से कुछ सॉल्व हो जाएगा। यानी इसका मतलब बंटवारा इक्वली होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। ठीक है, चलो ये हो गया। और मेन हमें समझना है दूसरा वाला, एक्सचेंज एनर्जी। ये क्या है, नोट कर लिए। आओ हेडिंग डालो, एक्सचेंज एनर्जी।
एक्सचेंज, नाम से ही पता चल रहा है कुछ एक्सचेंज हो रहा होगा। तो एक्सचेंज जब भी होता है तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक चीज़ देते हैं तो दूसरा चीज़ लेते हैं। और ऐसा तो नहीं होता कि अगर कपड़ा दे रहे हो और कपड़ा के बदले में कुछ और दे देगा, ऐसा होता है क्या? आप अगर कपड़ा एक्सचेंज जो चीज़ करोगे तो जो चीज़ दोगे वही चीज़ उसी तरह, भले ही कुछ दूसरे फॉर्मेट में आए लेकिन वो कपड़ा ही होगा। अगर कपड़ा एक्सचेंज करने गए हो आपको वो कपड़ा ही देगा, वो आप उसकी जगह पे कुछ और नहीं देगा। एक्सचेंज का मतलब यही होता है, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा। सेकेंड देखो, एक्सचेंज एनर्जी, पहले इसके बारे में हम लिख लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। एक्सचेंज एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन, इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन having tendency to exchange their position। इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो अपना पोजीशन एक्सचेंज करेगा, टू एक्सचेंज देयर पोजीशन इन डीजेनरेट। डीजेनरेट का मीनिंग हम लोग जानते हैं, मतलब इक्वल एनर्जी, टू इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स of a subshell and during this, जब ऐसा ये कर रहा होता है, एक्सचेंज करता है, तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं, एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज एनर्जी released and released energy is called, क्या कहेंगे उसको, एक्सचेंज एनर्जी कहेंगे। एक बात, दूसरा, मोर एक्सचेंज एनर्जी, जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा, मोर एक्सचेंज एनर्जी, मोर विल बी स्टेबिलिटी, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। केमिस्ट्री की दुनिया में क्या होता है, जिसके पास एनर्जी कम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। हमारी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया में जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। केमिस्ट्री में उल्टा है, ये क्या होते हैं, जिनके पास एनर्जी कम होती है, मतलब वो एनर्जी अगर ज़्यादा तो स्टेबिलिटी पाने के लिए एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी जितना रिलीज होगा उतना एक्सचेंज एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा आएगा, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब ये कैसे निकलेगा ये हम समझते हैं। याद रहे एक बात, यहाँ पे मेन पॉइंट हमने जो लिखा है वो क्या है, सेम स्पिन, यानी जो एक्सचेंज करेगा, अगर प्लस, हम लोग दो तरह के स्पिन जानते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस हाफ वाला प्लस हाफ वाले से ही एक्सचेंज करेगा, ऐसा नहीं है कि प्लस हाफ वाला माइनस हाफ के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा। देखो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर समझा रहे हैं आपको। तो हम लोगों ने देखा था जब क्रोमियम की बात, हमारे पास दो एग्जाम्पल आए थे, क्रोमियम और कॉपर। अभी तक हमने बताया है आपको कि 40 के बाद ऊपर जाओगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे इस टाइप के, 40 से 50 के बीच में ही 3-4 को मिल जाएगा। ठीक है, आइए, तो यहाँ पे हमने लिया था क्रोमियम में 2 केसेज आए थे। D4 हम लोग एक जनरल वे में लिख रहे थे तो D4 हो रहा था, है ना। 3p6 4s2 20 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया तो D4 हो गया। और फिर हमने क्या किया था, D5 बोला था कि ये सही है ये गलत है। आखिर ऐसा क्यों है कि ये सही गलत हो गया ये सही हो गया, उसी चीज़ को हम लोग डिवाइड कर बात करने जा रहे हैं। तो ये तो पहली बात तो ये हो गया कि ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड का मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम लोग पहला कॉज है। दूसरा कॉज अभी हमने देखा कि एक्सचेंज एनर्जी की बात हो रही है कि जिसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो देखते हैं एक्सचेंज एनर्जी कैसे होता है। देखो, तो हमारे पास
डी सब सेल है से ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी? 5, 1, 2, 3, 4। तो पहले हम लोग D4 की बात करें, समझना ध्यान से। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, 2, 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। और सभी यहाँ पर देखो तो एक ही स्पिन है इनकी, सबकी प्लस हाफ यानी क्लॉकवाइज वाली है। तो ये जो पहला हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये कितने के साथ एक्सचेंज करेगा? देखो ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके बाद इसके साथ कर सकता है और इसके साथ कर सकता है, यानी यहाँ पे कितना एक्सचेंज हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 3। पहला केस में ये एक नंबर इलेक्ट्रॉन जो है इनके साथ जब एक्सचेंज करें तो कितना एक्सचेंज हो रहा है? 3 एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी कितना आ गया? 3 आया। अब तो ये वाला तो एक्सचेंज कर चुका है, अब ये वाला इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ किया 1 और फिर इसके साथ कर सकता है 2, तो कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। और फिर अब देखो तो ये वाला हो गया, अब बच कौन गया? ये वाला। तो ये वाला अब इसके साथ कर सकता है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी D4 के केस में कितना आ गया? टोटल एक्सचेंज एनर्जी इन D4 कितना है? 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 3 × 2 = 5 आए, 6 आया। ओके। अच्छा, हम लोग जान रहे हैं कि D5 स्टेबल ज़्यादा है, आखिर क्यों है वो देखते हैं। चलो देखो D5, चलो फिर फिलअप करो इलेक्ट्रॉन को। एक, 2, 3, 4, 5। अब इसका पहले एक्सचेंज कराएंगे। 1, 2, 3, कितना हुआ? 4, यहां पे हो गया 4। फिर अब कौन भाई करेगा? ये वाला। 1, 2, 3, कितना हो गया? 3। इसी तरीके से फिर चलेंगे। अब ये वाला कितना हो गया? 2। अब ये वाला अब कितना हो गया? 1। तो देखो तो इस केस में D5 के केस में टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितना हो गया? 4 + 3 7, 2 9, 1 10 हो गया। टोटल एक्सचेंज एनर्जी इन D5 कितना हो गया? 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 10 हो गया। तो देखो D4 में कितना आया? 6 आया। यहाँ पे कितना हो गया? 10। तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी एक्सचेंज एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, यानी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये स्टेबल ज़्यादा कौन हुआ? D5 हुआ। समझ में आ गया? जल्दी से नोट करो। फिर दूसरा और कौन है? कॉपर वाला, वो भी देख लेते हैं। Hence D5 is more stable than D4। कर लिए? आइए दूसरा कौन है हमारा? D9 और कॉपर के केस में D10। अब समझ में आ गया तो आप कर सकते हो खुद से। हम D9 का करके दिखा देते हैं, आप D10 का खुद कर लेना, ठीक है। आइए दूसरा हमारे पास था, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं D9, है ना। आइए तो इसमें जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे होगी फिलिंग? हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो याद रहे एक्सचेंज जो होगा प्लस हाफ विथ प्लस हाफ, माइनस हाफ विथ माइनस हाफ। तो पहले हम बात करते हैं प्लस हाफ वाले की। तो ये इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा और
इसके साथ करेगा तो कितना आया 4, फिर ये ध्यान से हमें प्लस हाफ वाले को करना, क्योंकि इस केस में दोनों है यहाँ पे, तो प्लस हाफ के साथ ये आया और फिर ये आया और फिर ये आया, तो कितना हो गया 3 आया। फिर ओह सॉरी हाँ, अब यहाँ से आएगा 2, यहाँ पे हो गया 2 और ये वाला इसके साथ कितना हो गया x। तो प्लस हाफ के साथ जब एक्सचेंज हुआ तो कितना हुआ 4 + 3 7 + 2 + 1, तो 7 2 9 1 10 हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर माइनस हाफ भी है, तो ये एक्सचेंज करेगा किसके साथ, इसके साथ 1 2 3, यहाँ पे हो गया 3, फिर ये वाला करेगा इसके साथ और इसके साथ कितना हो गया 2, और फिर ये इसके साथ कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 3 2 5 1, यानी टोटल एक्सचेंज एनर्जी इन D9 में कितना हो गया, ऊपर से प्लस हाफ के साथ 10 और माइनस हाफ के साथ 6, कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, और तब जब तुम D10 से करोगे, तुम खुद से कर लेना, देखना, तो इसमें कितना आएगा 10 ऊपर से आ रहा था, 10 नीचे से आएगा, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस केस में आपको एक्सचेंज एनर्जी क्या आएंगी 20 आएंगी। तो स्टेबल ज़्यादा किसकी हो जाएगी D10 की। तो इसका नीचे हम यहाँ पर जगह छोड़ रहे हैं, आप खुद से कर लेना। ओके चल, और एक होमवर्क के तौर पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो आपको करना है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z बराबर 92, मतलब एटॉमिक नंबर 92 का बनाना है, लिखना है, खुद से लिखना है। इसको लिखने का तरीका हमने बताया था आपको, जो वायरो वाला है वो यूज़ करोगे आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि ये कभी कभी पूछता भी है, तो उसके लिए वो एरो का 2 बार पहले प्रैक्टिस कर लेना कैसे किया है, और देन लिखना अपने आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग। हमारा ये हो गया, आपको क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहीं फिनिश होता है। अंदर लास्ट बच गया हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और साथ में आपको नोड एंड नोडल प्लेन के बारे में बताने हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।